नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम तकरीबन रोज ही देश की राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। मैं अभय सर से बातचीत करूं, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। हम अपने कार्यक्रमों में और ज़्यादा बदलाव कैसे ला सकते हैं, इनमें किन नए पहलुओं को जोड़ सकते हैं, इसके बारे में जरूर कुछ सुझाव कमेंट सेक्शन में जाकर दें। अभी सर आज की बातचीत का जो पहला सवाल है वो तो जगदीप धनखड़ जी से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि आमतौर पे अखबारों में भी वही छाए हुए हैं और छाए वो शायद थोड़े गलत कारण से हैं कि वो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं, राज्यसभा के ऐसे सभापति जिनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है। हो सकता है कि इसकी नियति कुछ भी हो, अंत में जाकर ये पराजित ही हो जाए अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन क्या ये धनखड़ जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है? देखिए, धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहलकदमी काफी दिनों से चल रही थी। ये पहले भी चर्चा हुई थी और उस वक्त ये अविश्वास प्रस्ताव तैयार भी कर लिया गया था काफी कुछ, और विपक्ष पूरी तरीके से तत्पर था। जो पहला सदन का अधिवेशन हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद में संसद का, तभी ये भूमिका बन गई थी। उसके बाद में अब इसमें धनखड़ जी ने अपना रवैया बदला नहीं। उन्हें चेतावनी ग्रहण कर लेनी चाहिए थी। वो चेतावनी के मुताबिक समझ जाना चाहिए था कि अगर वो अपना यही सत्ताधारी दल के एजेंट के तौर पर वो अगर अपना आचरण करते रहे तो एक ना एक दिन उनके खिलाफ ये होना ही था, और वो ही हो रहा है। मैं तो ये भी मानता हूं कि न केवल राज्यसभा में बल्कि लोकसभा में भी विपक्ष द्वारा ओम बिरला के खिलाफ, लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। भले ही वहां पर गिर जाए, वो सफल तो राज्यसभा में भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से उसे लोकसभा की भी मंजूरी मिलनी जरूरी है, तो लोकसभा में वो गिर जाएगा। सदन, जो देश की संसद के दोनों सदन हैं, दोनों सदनों के स्पीकरों का आचरण बहुत ही आपत्तिजनक है, और उनके बारे में खुल के टीका टिप्पणियां होती हैं कि वो सत्तारूढ़ दल के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, और उनके व्यवहार में जब वो विपक्ष के सांसदों से या विपक्ष के नेता को संबोधित करते हैं तब उनकी मुख मुद्रा कुछ और होती है, भाषा शैली कुछ और होती है, शब्द कुछ और होते हैं, और जैसे ही प्रधानमंत्री सामने आते हैं या सत्तारूढ़ दल का कोई मंत्री या नेता सामने आता है, सत्तारूढ़ दल के सांसदों को संबोधित करने का सवाल होता है, उनका रवैया बदल जाता है। राष्ट्रसभा में तो हालत यह है कि अगर किसी विषय पर भाजपा के सदस्य बोलना नहीं चाहते हैं और वो मानते हैं या बोल चुके हैं काफी संख्या में, लेकिन अगर सदन के अध्यक्ष को लग रहा है कि नहीं अभी भाजपा का पक्ष ठीक से नहीं रखा गया, तो भाजपा के सदस्यों को उठा के कहते हैं कि आप बोलिए उसके ऊपर। ये स्थिति है वहां पर राज्यसभा में। तो इन दोनों ने तो बिल्कुल स्पीकर के, सदन के पीठासीन अधिकारी की जो गरिमा होती थी उसकी पूरी तरीके से नाक कटा दी है। कोई सीमा नहीं है एक तरफापन की जिसको ये लांघ नहीं गए हो पूरी तरीके से। देखिए, हमेशा सत्तारूढ़ दल का ही स्पीकर होता है, सभी जगह पर सत्तारूढ़ दल का या सबसे बड़े गठजोड़ का स्पीकर होता है, और वो सत्तारूढ़ दल की तरफदारी भी एक हद तक करता है, लेकिन केवल एक हद तक। तो इस नंगई के साथ नहीं, इस खुले, इस बेहिचक उससे नहीं, जैसा ये लोग करते हैं। तो ये तो होना ही था, और भले ही राज्यसभा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव न पास कर पाए, लेकिन ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा, और ये एक ऐसे काले दाग की तरह होगा जिसे न तो एनडीए कभी धो पाएगा, न भारतीय जनता पार्टी धो पाएगी, और न ही जगदीप धनखड़ कभी धो पाएंगे। एक बात यह मानी जाती है कि धनखड़ साहब के जो ये तेवर है उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि उनकी नजर राष्ट्रपति के पद पर है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है अविश्वास प्रस्ताव लाने की, उससे उनके इस एजेंडा को मदद मिलेगी या ये कमजोर होगा? नहीं, अगर 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 नरेंद्र मोदी को उन्हें राष्ट्रपति बनाना होगा तो वो इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे। यहां तक कि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है तो नरेंद्र मोदी की सूची में तो धनखड़ जी को ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो, और ये से साबित होगा कि वो तो बहुत ही ज्यादा वफादार हैं। यहाँ तक कि वो वफादारी में ओम बिरला से भी आगे निकल गए हैं। तो ओम बिरला साहब सोच रहे होंगे कि हमने ऐसी क्या कमी कर दी जो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। अविश्वास प्रस्ताव तो हमारे खिलाफ भी आना चाहिए, तभी तो वफादारी की प्रतियोगिता में हम धनखड़ साहब से आगे निकल जाएंगे।
मैंने एक चीज़ देखी थी कि परसों जगदीप धनखड़ ने काफ़ी 3-4 मिनट लेकर सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। एक प्रस्ताव जैसा पढ़ा, उसमें यही बताया कि उनके पति स्वर्गीय राजीव गांधी से उनकी बड़ी निकटता थी वगैरह-वगैरह। तो क्या हमें माने कि वो कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष कैसे भी थोड़ा शांत हो जाए, पर विपक्ष नहीं हो पाया? देखिए, ये सब वो उनमें कुछ बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ। और वो मीडिया से भी अच्छे संबंध अ, बना के रखने वाले हैं। पत्रकारों से उनकी बड़ी अच्छा रब्त-ज़ब्त है जगदीप धनखड़ का। आप किसी भी वरिष्ठ पत्रकार से पूछिए, तो वो आपको आएगा। इनकी पूरी हिस्ट्री जो है, इतिहास जनता दल वाला इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी में तो ये बहुत बाद में आए हैं। लेकिन जब से ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुए हैं, इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि योजना बनाई है, जो उनके राजनीतिक कैरियर से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी को राजकाज चलाना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल कर दिया था। बिल्कुल राजभवन से समांतर सत्ता चल रही थी। एक तरह के ये अपने आप को अघोषित मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते थे। दिन रात टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ इनके वक्तव्य जारी होते रहते थे। कहीं भी कोई घटना हो तो वहां जांच पड़ताल, वहां पर बाकायदा मुआयना करने पहुंच जाते थे, जो इनका काम नहीं है। इनकी राज्यपाल का पद तो शोभा प्रतिष्ठा वाला पद है। वो सक्रिय केवल तभी होता है जब उसे बहुमत साबित करवाना होता है, या शपथ दिलवानी होती है, या गृह मंत्रालय उससे कहता है कि आप राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजिए, वरना उसका काम ये नहीं है। लेकिन ये बाकायदा जैसे कि यही राज्य की कानून व्यवस्था के रखवाले हो, मुख्यमंत्री ना हो, इस प्रकार का इन्होंने आचरण किया। और उसमें वफादारी के इन्होंने जो केंद्र सरकार की वफादारी के जो नए मानक कायम किए, उसका पुरस्कार उन्हें उपराष्ट्रपति पद के रूप में प्राप्त हुआ। अब उनको लगता है कि अगर उपराष्ट्रपति पद से आगे जाने का तो एक ही तरीका है कि वो राष्ट्रपति हो, इसके ऊपर तो और कोई पद है नहीं, और राष्ट्रपति बनना काफी मुश्किल है। उसके लिए कुछ न केवल सत्तारूढ़ दल के, बल्कि विपक्ष के अंदर भी, विपक्ष भी अब शक्तिशाली है कई 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 हिसाब से। देश के इतिहास में विपक्ष कभी भी इतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना शक्तिशाली इस वक्त है। तो वहां भी थोड़ा बहुत अपने लिए हमदर्दियां जीतनी होंगी उन्हें, तो उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से जो कैरियरिस्ट किस्म के पॉलिटिशियन होते हैं, यानी जिन्हें अपने राजनीतिक जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए इसकी योजना बनाते हैं, उसी हिसाब से चाटुकारिता करते हैं, उसी हिसाब से लोगों की ठकुर सुहाती करते हैं, उसी हिसाब से बयान देते हैं, वही सब सोच के सारा काम करते हैं, इसी किस्म का मामला है। संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है, तो कांग्रेस की तरफ तो अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लेकर आई है। और पिछले भी हमने बात किया था कि वो डीप स्टेट का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए कि जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में उस रूप में काम कर रहे हैं। आपको ये जॉर्ज सोरोस का मसला कैसा लगता है? क्या इसमें कोई दम है? उनकी बातों में कोई तथ्य नजर आती है भारतीय जनता पार्टी? बहुत ही हास्यास्पद है। ये तो सिर्फ मोदी और अडानी का जो रिश्ता, इस पर राहुल गांधी रेखांकित कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं, ये उसकी काट करने के लिए किस तरीके से वो आक्रमण राहुल गांधी का कमजोर हो जाए, या कुछ संतुलन कायम हो जाए कि आप अगर मोदी और अडानी की बात कर रहे हैं तो हम जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी की बात करेंगे। केवल उस तरह की कोशिश है, इसमें कोई दम नहीं है। जब से अमेरिका सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है, और स्पष्टीकरण काफी सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी की काफी आलोचना करते हुए स्पष्टीकरण किया है, उसके बाद से इसमें कोई दम नहीं रह गया है। देखिए, मोदी और अडानी के संबंधों का सवाल है, ये तो सिद्ध है, इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न तो कभी मोदी ने इसका खंडन किया है और न कभी अडानी ने इसका खंडन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका खंडन नहीं किया है। आपको याद पड़ता है भाजपा ने कभी कहा होगा इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है? कभी नहीं, किसी ने खंडन किया ही नहीं है। ये बात अपने आप में साबित हो चुकी है, 100% साबित है। लेकिन जहां तक सोनिया गांधी और सोरोस के संबंधों का सवाल है, ये तो हवाई बात है बिल्कुल। इसको तो साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत कवायद करनी पड़ेगी, उसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरा एक और बात मैं बता दूं, ये जो पूरी बहस चल रही है, ये बहस अभी तक मुझे नहीं लगता इसने वोटरों को प्रभावित करना शुरू किया है। ये अभी तक राजनीतिक दायरे में बहस चल रही है। जो लोग राजनीतिक बहस मुबाहिसे को देखते रहते हैं ध्यान से, एक काफी अच्छा खासा 15-20% लोग हैं इस देश में जो सोशल मीडिया को सुनते हैं और
जो व्यापारिक खबरिया चैनल हैं उनको सुनते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं, पार्टियों के साथ संबंध है उनका, किसी के खिलाफ है, किसी के पक्ष में है, उनकी अपनी अपनी राजनीतिक राय है। मतलब तो ऐसे लोगों को छोड़कर बाकी आम लोगों के बीच में ये बात अभी तक नहीं गई है। दोनों में से कोई मेरे ख्याल से, और इन दोनों में से पहले अगर कोई जाएगा तो वो मोदी और अदानी का संबंध जाएगा जनता के बीच में। जॉर्ज सोरोस तो बिल्कुल ही भारत की जनता के लिए न केवल आज अपरिचित हैं बल्कि आगे भी अपरिचित रहेंगे। अब इस पूरे मसले को लेकर खासतौर पे संसद कैसे चले या ना चले, कांग्रेस किस सीमा तक विरोध कर रही है, इंडिया ब्लॉक में भी काफी एक हलचल है। मेरे मन में एक बात ये आई कि क्या ये हमारे देश की राजनीति पर अडानी के प्रभाव को दिखाता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक के कई दल भी परेशान हैं कि इस तरीके से ज्यादा विरोध अडानी के मुद्दे पर क्यों किया जा रहा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, गौतम अडानी बहुत ही शक्तिशाली कारपोरेट घराना है उनका, और उनके अंडे बहुत सी राजनीतिक टोकरियों में रखे हुए हैं। उनके संबंध केवल नरेंद्र मोदी से ही नहीं है, नरेंद्र मोदी से तो है ही उनके बहुत ही निकटतम संबंध। दोनों एक दूसरे से गर्भनाल जैसे कोई जुड़ता है उस तरीके से जुड़े हुए हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे तब से लेके अब तक ये सब चल रहा है। इसके अलावा भी तमाम विपक्षी नेताओं से गौतम अडानी के बहुत ही गहरे संबंध हैं। अभी देखिए, 2 महीने पहले जब गौतम अडानी लखनऊ गए थे तो उन्होंने पहला भोजन अखिलेश यादव के घर पे किया और दूसरा भोजन उन्होंने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ किया। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति के 2 सर्वाधिक शक्तिशाली लोग जो हैं, जो विपक्ष का नेता है और जो मुख्यमंत्री है, उन दोनों घर उन्होंने भोजन किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस उदाहरण से कि उनके कितने गहरे संबंध तमाम लोगों से हैं। दूसरे, वो चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पूंजीपति हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला औद्योगिक घराना है उनका, और इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट सभी मुख्यमंत्रियों को अपने अपने राज्यों में चाहिए। वो कोई व्हाइट गुड नहीं बनाते हैं, वो टीवी, फ्रिज और ये सब चीजें नहीं बनाते हैं, वो कॉस्मेटिक्स नहीं बनाते हैं, वो पुल बनाते हैं, बड़े बड़े टेक्नो पार्क बनाते हैं, वो बड़े बड़े बिजली के स्टेशन बनाते हैं, वो बिजली का वितरण करते हैं, वो एयरपोर्ट्स का ठेका लेते हैं, वो गोदियां चलाते हैं, वो बड़े बड़े भंडार बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े काम करने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को गौतम अडानी की आवश्यकता है, और गौतम अडानी अगर विवादास्पद ना होते तब भी उनकी आवश्यकता होती, विवादास्पद हैं तब भी उनकी आवश्यकता है। अगर मान लीजिए सारे विवाद उनके साथ ना जुड़े होते तब भी गौतम अडानी की सबको जरूरत पड़ती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको मैं खासतौर से रेखांकित करना चाहता हूं, वो जमाना चला गया जबकि किसी नेता के किसी पूंजीपति संबंध होते थे तो वो उसके लिए नकारात्मक बात होती थी। अब आप वोटर इस बात का बुरा नहीं मानते हैं कि ये आदमी टाटा बिरला के साथ जुड़ा हुआ है, कि अंबानी के साथ जुड़ा हुआ है या अडानी के साथ जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को अडानी के साथ जुड़ा हुआ आप दिखा दें तो फिर आपके राजनीतिक नंबर कम हो जाएं उस नेता के। इससे नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक कि वो खुल के इन संबंधों को दिखाते हैं अपनी तरफ से। उनको लगता है इससे तो उनकी ताकत और बढ़ेगी, उनको और शक्तिशाली माना जाएगा। पूंजीपति को लगता है कि नेता के साथ संबंध दिखाने से वो शक्तिशाली माना जाएगा, और नेता को लगता है कि पूंजीपति के साथ संबंध दिखाने से वो शक्तिशाली माना जाएगा। तो ये दोतरफा बात है दोनों तरफ से। हाँ, इसमें अगर ये बात आ जाए कि इस नेता की वजह से, इस मुख्यमंत्री की वजह से, इस प्रधानमंत्री की वजह से इस पूंजीपति को कुछ गलत फायदे पहुंचाए गए हैं, बदले में पूंजीपति ने भी वहां दिया है, कुछ क्विड प्रो को हो गया है, कुछ लेन देन हो गया है, कुछ भ्रष्टाचार है, ये बात अगर सामने खुल जाए और इसका कोई प्रामाणिक दस्तावेज सामने आ जाए, कुछ बात आ जाए, तब नुकसान तब शुरू होता है, और ऐसा अभी तक जो है वो साबित नहीं हुआ है कुछ भी। एक सवाल इसमें राहुल गांधी के बारे में मन में आती है कि क्या इस पूरी व्याख्या से राहुल गांधी की छवि कैसी उभरती है? एक ऐसे नेता की जो एक मुद्दे को लेकर जिद पर इस कदर अड़े हुए हैं कि उन्हीं के ब्लॉक में बिखराव की स्थिति आ गई, या फिर एक ऐसे नेता की, यानी उनमें कुशलता की कमी है, या एक ऐसे नेता की जो एक मुद्दे को पकड़ते और उसे आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं तो आपने जो बात, दूसरी आपकी बात का जो बात का पहलू है कि मुद्दे को पकड़ते हैं, आखिर तक ले जाने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं वो बात ज्यादा सही है।
ये ठीक है, अभी तुरंत लोगों को नहीं लग रहा है कि अदानी और मोदी के संबंधों के ऊपर आलोचनात्मक दृष्टि डालना और उसे आक्रामक तरीके से उसको उसकी कमियां और उसके जो नकारात्मक पहलू हैं उनको खोल के सामने रखना से अभी तुरंत कोई राजनीतिक फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन इसके अंदर एक जबरदस्त संभावना है जहां पर वो मोदी की दुखती रग को छेड़ते हैं। और कभी भी ऐसा हो सकता है कि अमेरिका में अभी 4-5-6 महीने में ही कुछ ना कुछ मोदी अदानी वाले मुकदमे का फैसला होगा। उसमें अदानी पे आफत आ सकती है बहुत बड़ी, और उस आफत की आंच जो है वो हिंदुस्तान तक आ सकती है, वो भाजपा के साथ पर भाजपा को तक आ सकती है, मोदी तक आ सकती है, एनडीए तक आ सकती है वो आंच। उस वक्त ये तमाम लोग जो आज राहुल गांधी को बुरा भला कह रहे हैं इस काम के लिए, हो सकता है कि राहुल गांधी के पीछे खड़े हों, उन इसमें श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हों उस वक्त। दूसरा एक और बात ध्यान रखना चाहिए जो बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी की जो ताकत है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश के जो कारपोरेट दुनिया है उससे मिलने वाला समर्थन है, और कांग्रेस को वो समर्थन उस तरह से नहीं मिलता है जिस तरह नरेंद्र मोदी को मिलता है। अदानी पर हमला करके, अदानी और मोदी के साथ जो व्यक्तिगत संबंध हैं उन संबंधों पर हमला करके राहुल गांधी इस कारपोरेट दुनिया में एक फांक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कारपोरेट दुनिया में भी इस बात को लेके कोई बहुत सहजता नहीं है कि भाई अदानी का इतना तेजी के साथ विकास हो रहा है। राहुल गांधी चाहते हैं कि अदानी के मसले पर जो दूसरे कारपोरेट जार हैं, बहुत बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, वो कांग्रेस की तरफ हमदर्दी से देखें, राहुल गांधी की तरफ हमदर्दी से देखें, ये इस तरह जुड़े मत। तो मेरे ख्याल से ये दोनों लक्ष्य उनकी निगाह में हैं राहुल गांधी की, और ये लक्ष्य दूरगामी लक्ष्य है, इतने दूरगामी भी नहीं कि 10 साल दूर हो मतलब, लेकिन ये 6 महीने से साल भर के बीच में इनका कोई नतीजा निकल कर आना चाहिए। कल ये खबर आई रात में कि शरद पवार के यहाँ केजरीवाल बैठे हुए हैं, कुछ कांग्रेस के नेता भी बैठे हुए हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली में गठबंधन हो सकता है। A9 ने भी आज न्यूज चलाया कि 15 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं। फिर मुख्यमंत्री ने इसका खंडन किया कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, यानी अरविंद केजरीवाल ने। मेरा सवाल ये है कि क्या आप इस तरह के किसी गठबंधन की अब भी संभावना देखते हैं? क्या इससे दोनों पार्टियों को लाभ होता, या अलग अलग चुनाव लड़े तब लाभ होगा? पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री नहीं है, आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही नेता हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से खंडन किया है कि कोई कांग्रेस के साथ में गठजोड़ नहीं होगा। और मुझे लगता यह है कि इस प्रकार की खबरें आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के कुछ तत्वों की तरफ से ज्यादा चलाई जाती है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में कोई किसी किस्म का गठजोड़ दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में संभावित है, और ऐसा पहले भी हो चुका है। इंडिया गठबंधन के लोग जो है, आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो कांग्रेस से कोई गठजोड़ नहीं करती हैं, ना उन्होंने विधानसभा में किया ना लोकसभा में किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन में नहीं, वो तो इंडिया गठबंधन की नेता बनना चाहती हैं। तो इस स्थिति में ये अगर चुनाव में जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए मुफीद रहेगा, या दूसरी स्थिति मुफीद होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव अकेले ही जीतना होगा, और पूरी कोशिश करनी होगी कि कांग्रेस के वोट 5% से आगे नहीं बढ़ पाए। अगर कांग्रेस के वोट 5% से आगे बढ़े तो कांग्रेस सीटें जीते न जीते भाजपा की सीटें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और अरविंद केजरीवाल, अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल भले ही दोबारा सत्ता में आ जाएं, लेकिन वो सत्ता में उनकी बहुत सम्मानजनक सीटें नहीं आएंगी। उन्हें 50-55 सीटें, 50 से 55 के बीच सीटें जीतनी ही जीतनी है, और वो कांग्रेस की मदद के बिना जीतनी है। बहुत से जगहों पर उन्होंने जो बदलाव किए हैं, जैसे कि मनीष सिसोदिया की सीट को ही बदल दिया गया है, और मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन 13 तक विधायकों के टिकट अभी काटे जा चुके हैं, जितनी भी सीटें घोषित हुई हैं। तो ये रणनीति कारगर होती हुई दिख रही है आपको? देखिए, मनीष सिसोदिया तो पिछली बार भी आप कीजिए पटपड़गंज से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे। पिछली बार तो पटपड़गंज से लड़ रहे थे, कहाँ शायद पटपड़गंज से ही चुनाव लड़ रहे थे वो। पिछली बार तो वो चुनाव हारते हारते बचे थे मनीष सिसोदिया, आपको याद होगा, बहुत मुश्किल में ही वो जीत पाए थे वहां पर।
तो वहाँ और बीच में वो लंबे अरसे तक जेल में भी रहे। मुझे नहीं लगा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ठीक से काम-वाम भी हो पाया, तो वो सीट बदलनी ही थी उनको। और वहाँ वो एक नए उम्मीदवार को लाए हैं, जो कि अवध ओझा को। हाँ, ओझा साहब को लाए हैं वहाँ पे वो। और 10 साल सरकार को हो चुके हैं, तरह-तरह की एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाती है, स्थानीय स्तर पर विधायकों के खिलाफ जमा हो जाती है और सरकार के खिलाफ भी होती है। कुछ बीजेपी ने एलजी के जरिए काम भी नहीं करने दिया है सरकार को, जितना वो काम कर सकती थी वो काम भी नहीं उतना कर पाई। जेलों-वेलों में भी रहने पड़े, भ्रष्टाचार का आरोप खूब जम के लगाया गया, मीडिया भी इनके पीछे पड़ा रहा, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उस स्थिति में जो एंटी इनकम्बेंसी है उनको बंद करने या पलटने के लिए उन्होंने 30% तक टिकट काटने की उन्होंने योजना बनाई है। और अभी तक ऐसा किसी नेता ने, जो ऐसे किसी विधायक ने इसका टिकट कटने वाला हो, पार्टी छोड़ी नहीं है, बल्कि लोगों ने अपने आप को विथड्रॉ करना शुरू किया है। देखिए क्या होता है, वो सभी पार्टियां इस तरह टिकट काटती हैं ताकि एंटी इनकम्बेंसी का जो स्थानीय स्तर है उसको निपटाया जा सके। देश की राजनीति के बारे में हम आगे भी प्रोफेसर रवि कुमार दुबे से चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इनसे अनुरोध करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। आज की बातचीत के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।